दोस्तों अगर आप भी 2025 में बीटेक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये 5 गवर्नमेंट एग्जाम जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आता है कि बीटेक कोर्स के बाद हमारे लिए कौन सा बेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम है जिनको प्रिपरेशन हमें बीटेक कोर्स के बाद करनी चाहिए। ऐसे ही 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। न सिर्फ आपको उन एग्जाम के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उनमें क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है कौन सी पोस्ट मिलेगी और कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पांचवा एग्जाम आता है आपका आरआरबी जेई का, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा हर साल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों अगर आपने भी बीई या फिर बीटेक कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो इस एग्जाम को आसानी से आप दे सकते हैं और रेलवे में एक जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों रेलवे, भारतीय जो रेलवे हमारी है उसके द्वारा समय समय पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाती रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में बात करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास बीई या फिर बीटेक कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है। डिप्लोमा किसमें चाहिए? सिविल, मैकेनिकल, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका होना चाहिए डिप्लोमा, तभी आप आगे चल के इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी या फिर एससी से कैंडिडेट रहते हैं तो उम्र में यहाँ पे आपको छूट भी दिया जाता है। साथ ही साथ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी आपको यहाँ पे कुछ मांगा जाता है, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो फिजिकल रिक्वायरमेंट भी आसानी से क्लियर कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला पेपर आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन में जो बीटेक वगैरह आपने किया हुआ है, डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, साथ ही साथ आपके जाति प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होता है। साथ ही साथ आपका कराया जाता है लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके मेडिकली आपको पूरा से चेक किया जाता है कि आपको कोई भी गंभीर बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम के बारे में। सीबीटी 1 जो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है उसमें आपके मैथ से 30 क्वेश्चन, इसके बाद बात करते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन और साइंस एंड इंजीनियरिंग बेसिक से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो पहला पेपर कराया जाता है उसमें आपको 100 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क निर्धारित होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है उस पेपर को हल करने के लिए। अब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। दूसरा जो पेपर आपका कराया जाता है वो भी आपका एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। बात करते हैं इसमें आपको जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से आपके 10 क्वेश्चन। वही बात करते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आपके 100 मार्क होता है। तो बेसिकली जो आपका पेपर होता है वो 150 मार्क का होता है, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाता है। तो बेसिकली आपका जो दूसरा पेपर होता है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कुछ इस प्रकार से होता है। आई होप एग्जाम के जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो सारी चीज आप अच्छे से समझ होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना होता है। अब बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में, तो आपको मैथमेटिकल और जनरल अवेयरनेस, साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफी अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है उसे क्लियर कर लेते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलती है? तो आप रेलवे में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी जो सैलरी होती है वो 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए इनकी बेसिक सैलरी होती है, यानी कि भत्ते वगैरह को ऐड कर देते हैं लगभग 45 से 50,000 रुपए मंथली सैलरी यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये पहला एग्जाम होता है जिसे आप बीटेक के स्टूडेंट आसानी से दे सकते हैं बीटेक कोर्स कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों चौथा एग्जाम आता है आपका एसएससी जेई का। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिजली विभाग में एक जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक जेई बनना चाहते हैं। अब उनके लिए कंडक्ट किया जाता है एसएससी जेई, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हर साल लगभग जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों अगर आप भी बिजली विभाग में एक जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, तो ये एग्जाम आपको देना कंपलसरी होता है। अब इस एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं, इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास बीई या फिर बीटेक कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग में, तो आसानी से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बात करते हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए जो आप उम्र होनी चाहिए वो 18 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र पे यहाँ पे छूट भी मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट भी नॉर्मल आपका मांगा जाता है, बहुत ज्यादा आपकी जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 2 पेपर आपका इसमें लिया जाता है। पहले पेपर की बात करते हैं तो पहला जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जैसे कि अगर आपने सिविल से किया है तो सिविल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल से क्वेश्चन,
पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक से किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 क्वेश्चन। जो पहला पेपर होता है 200 मार्क का होता है, यानी कि टोटल के नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क निर्धारित होता है। और बात करते हैं ड्यूरेशन की, 2 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। दोस्तों दूसरा जो पेपर कराया जाता है वो होता है आपका रिटन एग्जाम। इसमें आपको लिखना पड़ता है। अब क्या लिखना पड़ता है? इसमें आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, 300 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, उसमें आपको पूरी तरह से रिटन में आपको लिख के देना होता है पेपर को। वहीं बात करते हैं पेपर जो आपका होता है वो 300 मार्क का होता है, 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसमें आपको सिलेबस वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग काफी अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और जिस भी रिलेटेड फील्ड से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ, जैसे कि सिविल में किया हुआ है, मैकेनिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रिक या फिर आप इलेक्ट्रिक में किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपका जो बेस होना चाहिए वो काफी मजबूत होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? तो बिजली विभाग में एक जूनियर इंजीनियर, यानी कि आप एक जेई के रूप में काम कर सकती हैं, जिनकी सैलरी की बात करते हैं लगभग 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के आसपास मंथली सैलरी मिलती है। इनके भी भत्ते वगैरह को ऐड कर देते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 45 से 50,000 रुपए मंथली सैलरी यहाँ पे इनको मिलती है। दोस्तों तीसरा एग्जाम आता है आपका इसरो साइंटिस्ट या फिर इसरो इंजीनियर एग्जाम। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसरो में काम करना चाहते हैं, इसरो में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के वहां पे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर एक इंजीनियर के रूप में वहां पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब इस एग्जाम की बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास बीटी या फिर बीटेक कोर्स की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, और कम से कम 65% मार्क आपका होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए उम्र में छूट भी मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको इसमें रिटन एग्जाम देना पड़ता है। रिटन एग्जाम को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका इंटरव्यू होता है और इसके हिसाब से आपको वहां पे सिलेक्शन लिया जाता है। रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो मोड ऑफ एग्जाम जो कराया जाता है पेन एंड पेपर से होता है, यानी कि आपका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन कराया जाता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। टोटल मार्क की बात करते हैं 240 मार्क यहाँ पे आपका दिया जाता है पेपर, वहीं टोटल क्वेश्चन होता है जो 80 होता है। वहीं बात करते हैं आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी की जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे किए जाते हैं, तो पेपर की जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और आप उन्हीं सवालों का जवाब दें जिनमें आप 100% श्योर हो। साथ ही साथ बात करते हैं आपके सिलेबस वगैरह की, तो इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन हो गया, इसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इन सब का अगर आपके पास अच्छा नॉलेज रहता है तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अब इस एग्जाम के बाद क्या आपको पोस्ट मिलने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, भाषा बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की, तो आप एक साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर बन सकते हैं इसरो में। इसरो में जॉब पाना आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है, आपकी जो सम्मान है, आपका रिस्पेक्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है समाज में, क्योंकि इसरो में साइंटिस्ट बनना या फिर इसरो में एक इंजीनियर बनना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट या फिर एक इंजीनियर के रूप में इसरो में काम कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये आपकी मंथली सैलरी मिलने वाली है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो लगभग 60,000 रुपये के आसपास आपको मिलने वाली है। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर्स को जितनी सैलरी मिलती है लगभग उतनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों दूसरा एग्जाम आता है आपका गेट एग्जाम। गेट एग्जाम की बात करते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बात करते हैं इस एग्जाम को देके अगर आप इंडिया के टॉप जो गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो पब्लिक सेक्टर आपके अंडरटेकिंग वाले पीएसयू जो जॉब हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, ये टॉप लेवल की गवर्नमेंट कंपनियां हैं। यहाँ पे आप एक क्या पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, एक इंजीनियर बन सकते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, यानी कि जो टॉप लेवल की पोस्ट होती है इस एग्जाम के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। अब इस एग्जाम को देने के लिए बेसिकली आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आपके पास बीई या फिर बीटेक कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया है, बीई या फिर बीटेक कर लिया है, क्या है किसी भी ब्रांच में, आपने मैकेनिकल में, सिविल में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, किसी भी ब्रांच से अगर आपके पास बीटेक कोर्स की डिग्री है तो आसानी से एग्जाम में बैठ सकते हैं। बात करते हैं इस एग्जाम के देने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कोई भी एज लिमिट इसमें निर्धारित नहीं है, आप कभी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, सिर्फ आपके पास बीई या फिर बीटेक कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको गेट एग्जाम देना पड़ता है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो पीएसयू रिक्रूटमेंट बेस्ड आपका गेट स्कोर होता है वो भी आपका यहाँ पे देखा जाता है, यानी कि जो आपकी मार्किंग वगैरह होती है वो कुछ ही स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे होता है। सबसे पहले तो आपको गेट एग्जाम देना पड़ता
पड़ता है और गेट एग्जाम को देने के बाद आपको पीएसयू में कट ऑफ वगैरह जो जाता है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब गेट एग्जाम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। इसमें आपको ड्यूरेशन की बात करते हैं 3 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क की बात करते हैं 100 मार्क होता है। 65 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा जाता है। बात करते हैं इसमें आपको जनरल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन होता है, एप्टीट्यूड से। वहीं बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपके 13 क्वेश्चन होते हैं। वहीं कोर ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आपके 72 मार्क्स यहाँ पे निर्धारित होता है। तो यानी कि जो आपका कोर ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, उसके बारे में आपकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं सिलेबस की, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और आपका कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड जिससे आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है वो आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाने वाला है। अब कौन सा पोस्ट मिलने वाला है और कितनी सैलरी मिलने वाली है, जैसे कि हमने बताया कि आपके पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग जॉब्स है, पीएसयू वाली जो जॉब्स होती हैं वो जॉब्स आप प्राप्त कर सकती हैं। उनमें कई सारे जॉब्स होते हैं, जैसे कि एक इंजीनियर के रूप में वहाँ पे काम कर सकती हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी बन सकते हैं। कुछ टॉप लेवल की जॉब होती हैं जो आप पीएसयू के अंदर आती हैं और इनमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। सैलरी की बात करते हैं लगभग आपको 50,000 रुपये से लेके 1,80,000 रुपये तक आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे हो सकती है। वहीं बात करते हैं स्टार्टिंग सैलरी लगभग 55 से 60,000 रुपये महीने के यहाँ से अर्न कर सकती हैं। दोस्तों पहला एग्जाम आता है आपका यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन। दोस्तों इस एग्जाम को क्लियर करके आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईईएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। ये पोस्ट ऐसे पोस्ट हैं जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, और अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो एक पूरे जिले की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके ऊपर आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है एग्जाम में, लेकिन अगर आप एक बार इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका बेहतरीन अपना कैरियर फ्यूचर में आप बना सकते हैं। अब इस एग्जाम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस एग्जाम को आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप ईएफए बीटेक कोर्स किया हुआ है तो आसानी से एग्जाम में बैठ सकते हैं। किसी भी ब्रांच से आप यहाँ पे भी ईएफए बीटेक कोर्स कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 30 वर्ष के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो उम्र में आपको छूट भी मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है, देन आपका मेन एग्जाम होता है, और देन आपका इंटरव्यू होता है। ये 3 प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको यूपीएससी एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, और जो आपके मार्क वगैरह आया रहता है उसके हिसाब से पोस्ट वगैरह आपको मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपको पेपर 1 जो आपका कराया जाता है उसमें आपको जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 200 मार्क निर्धारित होता है। पेपर 2 की बात करते हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। 300 मार्क का ये पेपर होता है, जिसमें टोटल मार्क की बात करते हैं तो 500 मार्क आपका हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं 5 घंटे का आपको यहाँ पे समय वगैरह दिया जाता है। पहला जो पेपर कराया जाता है प्रीलिम्स का, 2 पेपर आपको इसमें देने होते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम में कई सारे पेपर आपके होते हैं। पहले पेपर की बात करते हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके 300 मार्क के पेपर कराया जाता है। जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यानी कि आपने जिस भी ट्रेड से किया हुआ है, जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, जैसे कि आपने सिविल से किया हुआ है तो सिविल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल से किया है मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 300 मार्क का ये पेपर होता है। 600 मार्क का टोटल आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 6 घंटे का समय दिया जाता है। मेन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो आपका होता है 200 मार्क का होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बात करते हैं 1300 मार्क आपका टोटल होता है आपके सारे मार्क वगैरह को ऐड करने के बाद, और इनमें से आपका कट ऑफ वगैरह जाता है। तो इसमें से काफ़ी अच्छा स्कोर वगैरह करना होता है। बात करते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें आपको जनरल स्टडी, करंट अफेयर हो गया, एथिक्स हो गया, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हो गया, इनके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक से किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, सिविल में, मैकेनिकल में, जिस भी ब्रांच से आपने किया हुआ है उस ब्रांच के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं आपकी सैलरी वगैरह जो होनी चाहिए, वो पोस्ट क्या मिलता है। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप बन सकते हैं। साथ ही साथ सैलरी की बात करते हैं लगभग आपको 56,100 रुपये से लेकर लगभग 2,25,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे मिलती है। ये 5 गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी प्रिपरेशन आप बीटेक कोर्स करने के बाद आसानी से कर सकते हैं, और बेहतरीन करियर फ्यूचर में आप सरकारी नौकरी पाके बना सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।